Hello my dear students, this is a revision video for chapter number 15 Improvement in Food Resources। बेटा इस चैप्टर का रेफरेंस क्या है? वाई वी नीड टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी हमारे पास फूड के रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हमें उनकी इम्प्रूवमेंट करनी क्यों है? बेसिकली उनकी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है टू फीड आवर एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उन सभी को फीड करने के लिए हमें क्या करना है? करेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम ज़्यादा एरिया पे अब एग्रीकल्चर कर सकें। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट एग्रीकल्चर लैंड है, द यील्ड वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट वी हैव टू इंक्रीज दैट। सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट दीज डिफरेंट रिसोर्सेज नाउ। सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, यानी कि आप क्रॉप यील्ड्स में यानी कि जितने भी आपके क्रॉप्स हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बेटा क्रॉप्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो क्रॉप्स होते हैं दैट वी नीड टू फीड, यानी कि जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि गेहूँ, आटा, चावल, ठीक है, चना, डिफरेंट पल्सेस लाइक ग्राम एक्सेट्रा, ये सारे क्रॉप्स जो उनके ऊपर फीड करते हैं। और सेकेंड टाइप के क्रॉप्स होते हैं फॉडर क्रॉप्स, ठीक है, उनको कहते हैं दे आर यूज्ड फॉर लाइफ स्टॉक, यानी कि जैसे कि आपकी बरसीम हो गई, ओट्स हो गए, सुडान ग्रास हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी आपका लाइफ स्टॉक है, जैसे कि कैटल्स हैं जिनको आपने फीड करना होता है, उनके लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको हम फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। नाउ टर्न योर पेज। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रॉप्स। दैट क्रॉप्स आर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं बेटा, ठीक है। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ ऐसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उनको हम खारिफ सीजन या खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये जो खारिफ सीजन होता है दिस इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो कि विंटर में उगाए जाते हैं। और ये वाला सीजन कौन सा होता है? नवंबर से अप्रैल। इन वाले क्रॉप्स को जो विंटर में उगाए जाते हैं इनको राबी क्रॉप्स कहते हैं, बिकॉज ये राबी सीजन में उगाए जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट सम एग्जांपल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स। पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खारिफ क्रॉप्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं खारिफ क्रॉप्स के। एंड वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड आर राबी क्रॉप्स। और ये वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं राबी क्रॉप्स के। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। अब हम ये देखना चाह रहे थे कि हम ये क्रॉप्स की ईल्ड यानी कि इनकी जो आउटकम है ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बेटा हम तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। या तो हम क्रॉप, जिस वैरायटी का क्रॉप को हम सो कर रहे हैं, जैसे सीड सो कर रहे हैं, वो सीड बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी के हों, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, जिस टाइम पे क्रॉप का हम प्रोडक्शन हो रहा है, वो उग रहा है, उस टाइप पे उसकी बहुत ज़्यादा उसकी फीड का ध्यान, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि जब आपका क्रॉप बिल्कुल तैयार हो गया है, चाहे वो फील्ड में है चाहे जब आप उसे स्टोर कर रहे हो, तो उसको डिफरेंट चीज़ों से, यानी कि किसी भी टाइप की बीमारी से या पेस्ट से या इंसेक्ट से कैसे हमने बचाना है, इन तीनों कैटेगरीज में अगर हम ध्यान रखें तो हम ओवरऑल क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे बेटा दो तरीके से होता है। या तो आप क्या कर रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दो बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए, उन प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाई, जो रिजल्टेंट आपको सीड मिलेगा उसमें प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ होंगी। इस सीड को अगर आप यूज़ करेंगे तो नेचुरली वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा बीमारियों से और उसकी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी, उसकी ज़्यादा अच्छी जर्मिएबिलिटी होगी, वो इतनी अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा। और दूसरा तरीका होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये एक बायोटेक्निकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जीन लेवल पे काम किया जाता है, यानी कि एक प्लांट का जिसका डिज़ायर्ड जीन हमें चाहिए होता है उसको हम उठा लेते हैं और उसको दूसरे प्लांट में इंसर्ट करा के दोनों के मिक्सचर को हम यूटिलाइज करते हैं। इस चीज़ का मैंने आपको बहुत अच्छा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपकी समरी में भी दिया है। इफ़ यू विल गो थ्रू दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। नेक्स्ट इज, अब ये क्रॉप फॉर द न्यू वेराइटीज क्रॉप इज एक्सेप्टेड। अब ये जो क्रॉप है ये हमें किस किस
क्राइटेरिया, हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है और हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, यानी कि हमने पर एकड़ जितनी भी प्रोडक्टिविटी पहले हो रही थी उससे ज़्यादा चाहिए, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, नेचुरली क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये क्वालिटी आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हो? अलग अलग क्रॉप्स की क्वालिटी अलग अलग क्राइटेरिया पे डिसाइड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की क्वालिटी के ऊपर बात करें तो वीट क्या है? गेहूं से बनता है आटा। अब आटे से आप कॉमनली रोटियां बनाते हो, तो आप क्या करते हो? जौन से आटे की रोटी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है हम कहते हैं ये उतनी अच्छी क्वालिटी की का गेहूं होगा, ठीक है। सो बेकिंग क्वालिटी ऑफ वीट को देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसे है। ऐसे ही पल्सेस हो गई, दालें हो गई, उनमें प्रोटीन कंटेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी डिसाइड होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक वर्ड का मतलब होता है जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, वो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि बायोटिक फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जैसे कि इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट्स, ठीक है, या फिर आप बैक्टीरिया कह सकते हो, फंगस हो सकते हो, यानी कि ऐसी क्रॉप वैरायटी बनानी है जिनके ऊपर इन चीज़ों का असर ना पड़े, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया वेदर, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये ना हो कि एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही वो क्रॉप ग्रो कर सकता है, वो डिफरेंट वेराइटी में भी ग्रो करना चाहिए। अगर कभी ड्रॉट आ गया यानी कि सूखा पड़ गया, या कहीं की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक है, सैलिनिटी है, उसको भी टॉलरेट कर सके। सो दीज आर द डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइटेरियाज। नेक्स्ट इज चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है बेटा, अगर किसी भी क्रॉप को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा टाइम लगता है जब आप उसे सो कर रहे हो और जब आप उसे हार्वेस्ट कर रहे हो, वो जो टाइम पीरियड है उसको मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं। अगर ये वाला टाइम पीरियड लंबा होगा तो क्या होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उतने लंबे समय तक उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें उतनी ही ज़्यादा खाद दवाइयाँ पड़ेंगी, तो खर्चा उतना ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये मैच्योरिटी ड्यूरेशन छोटा होएगा तो क्या होगा, आप एक ही साल में कई राउंड्स ऑफ फार्मिंग कर सकते हो, तो ये हर तरीके से फार्मर के लिए बेनिफिशियल है और मार्केट वैल्यू के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज़ वाइडर एडेप्टेबिलिटी। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एरिया में, इंडिया में ही देख लो आप, एक ही टाइम पे अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, तो एक ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड हो, वो सारे ही डिफरेंट एरियाज़ में टेम्परेचर्स में उग सके। नेक्स्ट इज डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें ये दिया हुआ है कि एक डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कंडीशंस कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या जानते हो? आप एक आइडियल क्रॉप किसे कहते हो? मैंने आपको शुरुआत में बताया क्रॉप दो टाइप के होते हैं बेटा। एक जो होते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि ऐसे जो सीरियल क्रॉप्स कहलाते हैं जैसे कि वीट, ऐसे क्रॉप्स को डॉर्फ होना चाहिए, गिट्ठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये क्रॉप्स बहुत ज़्यादा टॉल होंगे तो यानी कि दे आर यूटिलाइजिंग देयर ओन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ओन ग्रोथ, तो उस केस में उनका जो दाना होगा उसमें जो फूड स्टोरेज होगी वो कम होगी, ठीक है। तो हमें, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, देन यू विल नॉट गेट इनफ यील्ड, आपको अच्छा झाड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो भी आपके लाइफ स्टॉक जैसे कि बरसीम है, अगर ये बहुत लंबी होंगी और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ पर्टिकुलर बरसीम काटनी है और आप अपने सारे कैटल्स को या लाइफ स्टॉक को इजीली फीड कर सकते हो। सो दीज आर द टू डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, दैट इज सीरियल क्रॉप्स एंड फॉडर क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि देखो, अब यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि जो देखो हमेशा क्या होता है, हर काम में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। सेम इज़ द केस विद एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कहते हैं नो कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होती है, उनको हम नो कॉस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि कुछ इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सीरियल क्रॉप्स होते हैं जिसमें कि बहुत कम लागत में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो मैं बात कर रही हूँ ये किस क्राइटेरिया में हो सकती है? देखो, ये कई क्राइटेरिया में हो सकती है। पहली हो सकती है कि सीड आप किस क्वालिटी का खरीद रहे हो, ठीक है, कौन सा सीरियल क्रॉप उगा रहे हो या कौन सा आप क्रॉप उगा रहे हो,
सेकंड हो सकती है कि आप उसके लिए कौन कौन सी इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का आप उनको सिंचाई दे रहे हो, किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, कैसी कैसी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरे हो सकता है कि आप उसके दौरान कितनी अच्छी क्वालिटी का दाना उसको फर्टिलाइज़र्स दे रहे हो, ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ लगा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्वेस्टमेंट में काउंट होती हैं। सबसे पहले है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखो अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटा इसमें जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हर क्रॉप को आपको पता है कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इनको दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि some are the nutrients that are required in large quantities, ठीक है, and are called macronutrients। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के द्वारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नीडेड होते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ज़रूरत होती है बट इन द स्मॉल क्वांटिटीज़, उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ इफ़ यू विल टर्न योर पेज you will see this table and it has given a very good explanation about different macro and micronutrients। अब ये देखो एयर से हमें कौन कौन से कॉमन न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल जाती है, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल जाती है। सॉइल में से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये आपको लर्न करना है और ये लर्न करने से ही आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब इन सारे ही न्यूट्रिएंट्स की अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी होएगी सॉइल में तो ही आपकी क्रॉप की अच्छी यील्ड हो सकती है, अदरवाइज इट विल बी डेफिशिएंट इन सम और द अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका है मेन्योर्स। मेन्योर का मतलब हो गया खाद। अब खाद हम लोगों को सबको ही अब तक पता है व्हाट इज़ मेन्योर, ठीक है। कॉम्पोस्ट क्या होता है। अब ये कॉम्पोस्ट जो है बेसिकली जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, चाहे वो सीवेज हो, चाहे आपकी कोई सब्जियों का वेजिटेबल वेस्ट हो, फ्रूट की पीलिंग्स हो, चाय पत्ती हो, किचन का जितना भी गीला कचरा जिसे आप कहते हो वो सारा का सारा जो है कॉम्पोस्ट का काम कर सकता है। उसके अलावा एनिमल वेस्ट जो होता है जैसे कि काउ डंग हो गया, ये भी बहुत अच्छा कॉम्पोस्ट है, ठीक है। अब इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है ओवरऑल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी इंक्रीज्ड। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है जिससे कि आपकी क्रॉप यील्ड अच्छी होगी, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। नेक्स्ट होता है जितना भी आपका पोल्यूशन है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, वो यूटिलाइज हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी डर्टीनेस और इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो दो फायदे हैं। अब ये कॉम्पोस्ट जो है ये बेटा 2-3 टाइप का होता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट। देखो सिंपल कॉम्पोस्ट की जब हम बात करें तो वो तो बना होता है लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, ठीक है, काउडंग एक्सेट्रा से, या फिर जो एनिमल रिफ्यूज़ होता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो जाता है, सीवेज वेस्ट होता है, स्ट्रॉ हो जाता है, या फिर अनवांटेड प्लांट्स, इराडिकेटेड वीड्स होते हैं, इनको मिक्स करके सॉइल के साथ मिला के रख दिया जाता है और थोड़े टाइम बाद इसी को कॉम्पोस्ट की तरह, खाद की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है वर्मी कॉम्पोस्ट। वर्मी कॉम्पोस्ट में देखो दो वर्ड्स हैं। वर्मी का मतलब है वॉर्म्स, यानी कि ऐसी खाद जो कि वॉर्म्स की हेल्प से क्रिएट की जा रही है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे वॉर्म्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, अर्थ वॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं बेटा। तो अर्थ वॉर्म्स क्या करते हैं, आपके जितना भी ये जो एक्सक्रीटा है या जो वेजिटेबल वेस्ट है इसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट करते हैं और कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं, तो इसलिए इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रीन मैन्योर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लॉजिकल वे है मैन्योर बनाने का। इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप सीड्स को ऑलरेडी उगाया जाता है, ठीक है, जैसे कि, और वो क्रॉप सीड्स कौन से हैं, सन हेम्प या ग्वार, ठीक है, इनको उगाया जाता है और क्या किया जाता है, इनकी गुड़ाई कर देते हैं, इनको प्लोइंग कर देते हैं ताकि ये दोबारा से मिट्टी के साथ मिल जाएं और मिट्टी के साथ मिलके ये उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, मैन्योर का, कंपोस्ट का काम करे, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट जो एक और तरीका है, मैंने आपको बताया था कि हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में दूसरा तरीका है फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स का भी काम यही है कि वो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम कहेंगे कि मैन्योर का भी काम यही है। पहला बेसिक डिफरेंस जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में है, मैन्योर जो है वो नेचुरल होते हैं, फर्टिलाइज़र इज़ केमिकल बेस्ड,
दूसरा डिफरेंस है मैन्योर जो है ओवरऑल हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स में हर टाइप के न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो अगर मान लो आपकी सॉइल में आपको पता लग गया नाइट्रोजन की कमी है तो उसी का नाइट्रोजन बेस्ड ही फर्टिलाइज़र डाला जाता है। तो एक ही टाइप या एक या दो या तीन टाइप के कॉम्बिनेशन में फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन एक ही फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट नहीं होते। सो दीज आर टू बेसिक डिफरेंसेस व्हेन यू गो थ्रू द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। देखो ये फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसको कमर्शियली यानी कि फैक्ट्रीज में बाकायदा बनाया जाता है, ठीक है। इनका यूज़ जो है इट इज़ यूज्ड इन द हाई कॉस्ट फार्मिंग। और सीधी सी बात है जितना गुड़ डालो उतना मीठा, किसी भी चीज़ में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसकी यील्ड भी उतनी ज़्यादा ही होगी। तो जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है नेचुरली उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन हाई हो। लेकिन आपको एक बात ये भी जाननी पड़ेगी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद सॉइल अपने आप को ठीक अपनी रिप्लेनिशमेंट की जो क्वालिटी होती है वो गवा देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं बचता कि वो अपने आप को दोबारा से ठीक कर सके, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने का। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर डोज देनी है, कितने टाइम इंटरवल के बाद आप डोज दे रहे हो वो पर्टिकुलर होना चाहिए। तीसरी बात यह है अगर आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया है और उसके बाद तुरंत ही बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है या फ्लड आ गया है तो क्या होगा, वो आपका सारा का सारा फर्टिलाइज़र जो है वो वॉश अवे हो जाएगा और वो जाके फर्दर कहाँ है, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करेगा, ठीक है। सो पोल्यूशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी आर यूजिंग fertilizers. Now to avoid all these things, the negative points of fertilizer, आजकल बहुत रिसेंट चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसमें कि हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का बट वो फर्टिलाइजर्स केमिकल बेस्ड नहीं होते, वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा का हम यूज़ नहीं करते हैं जो कि केमिकल बेस्ड हो। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बायो एजेंट्स यूज़ करते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, या फिर वो किसका काम करेंगे, बायो पेस्टिसाइड का। बायो पेस्टिसाइड हो गए जो कि लिविंग हो और पेस्ट कंट्रोल भी करें। पेस्ट मतलब कि जितने भी हमारे अनवांटेड एनिमल्स होते हैं जो हमारे फसल में घुस जाते हैं उनको कंट्रोल करें, जैसे कि नीम लीव्स और ट्यूमरिक जो है ये ग्रेन स्टोरेज में बायोपेस्टिसाइड का काम करता है। जैसे चूहे वगैरह जो हैं ग्रेन को नुकसान बना देते हैं, अगर वहाँ पे नीम और ट्यूमरिक का मिक्सचर डाला जाता है तो उससे भी उसकी स्मेल से ये दूर रहते हैं। सो दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस आर गेटिंग यूज्ड अप इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड एंड लेस हार्म टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज इरीगेशन। इरीगेशन है सिंचाई, यानी कि आप सही टाइम पे अपने क्रॉप को कहाँ पे कितना पानी दे रहे हो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ये इरिगेशन के बहुत ज़्यादा सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके यूज़ हो रहे हैं। पहला तरीका है वेल्स यू नो कुआं, ठीक है। अब ये वेल या तो डग वेल हो सकते हैं, डग वेल यानी कि नॉर्मल खुदे हुए कुएँ हो सकते हैं, या फिर कौन से हैं आजकल ट्यूबवेल यूज़ हो रहे हैं जिसमें कि क्या है कि आप मोटर की हेल्प से, पंप की हेल्प से अंदर से ज़मीन के अंदर से पानी को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है कैनाल्स हो गई नहरें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जहाँ पे कि हमारे पास रिजर्वायर रखने का यानी कि पानी को स्टोर करने का बहुत ज़्यादा तरीका नहीं है और हम डायरेक्टली रिवर का पानी ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला सिस्टम वहाँ पे अपनाया जाता है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होता है, रिवर के शोर पे, यानी कि रिवर एरिया पास में हो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। टैंक्स आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स, छोटे छोटे स्टोरेज रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, उनको टैंक्स कहते हैं, उनको इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। Now next is very important and very environmental friendly is the रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो बारिश का पानी है उसको आप बहने नहीं दे रहे हो, इधर उधर वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको कलेक्ट कर रहे हो और उसको आप सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हो। इसके दो फायदे हैं, एक तो क्या है कि हम ग्राउंड वाटर जो है, वाटर लेवल है, उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर रेन का वाटर अनकंट्रोल वे से बहता जाएगा तो वो सॉइल इरोजन भी कॉज करता है, तो आप उसको भी बचा रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न में क्या हो रहा है, हम एक ही
किस वे में क्रॉप को उगा रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न तो उसे कह रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ रोज एक क्रॉप की उगाई, फिर हमने कुछ रोज दूसरे क्रॉप की उगाई, फिर हमने कुछ रोज तीसरे टाइप के क्रॉप किए हैं, और इस ऑल्टरनेटिव वे को हम रिपीट करते जा रहे हैं। सो दिस इज क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें सबसे पहला आ जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या कर रहे हैं हम, एक ही साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में हम दोनों में क्या करते हैं, एक ही साथ दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही टाइम पे उगा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा बेटा ये है कि अगर मान लो किसी उस टाइम पे किसी एक टाइप के क्रॉप को बीमारी लग गई है या कोई इंसेक्ट का हमला हो गया है, ठीक है, तो एटलीस्ट दूसरे टाइप का क्रॉप तो बचा रहेगा। तो आपको कुछ टाइप की इंश्योरेंस मिल जाता है आपको कि आपकी सारी की सारी फसल ख़राब नहीं होएगी, ठीक है। दिस इज़ नोन एज क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। क्या करते हैं, जैसे कि हम एक सीज़न में गेहूं उगाते हैं, फिर दूसरे सीज़न में हम चावल उगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि गेहूं जितनी देर के लिए उगी है उसने अपने लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नाउ क्रॉप रोटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक टाइप के क्रॉप उगाने के बाद सॉइल को इतना टाइम मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो फर्स्ट क्रॉप ने यूटिलाइज कर लिए हैं वो रिप्लेनिश, यानी कि वो दोबारा से रीस्टोर हो जाए सॉइल में, जब तक कि हम दोबारा उसी ए टाइप के क्रॉप को उगाएं। इस बीच हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस बीच हम बी क्रॉप उगा लेते हैं जिसको कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप ए। सो इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, आपको एक ही फ़ायदा हो जाता है कि एक ही ईयर में आपको कई सारे क्रॉप यील्ड्स मिल जाती हैं। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अगेन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स से। बायोटिक फैक्टर्स क्या हुए, इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट का हमला ना हो, पेस्ट का हमला ना हो, या फिर वीड्स क्या होते हैं, देखो आपको जानना पड़ेगा, WEEDS वीड्स होते हैं बेटा अनवांटेड प्लांट्स, जो कि नॉर्मल आपके क्रॉप के साथ ये प्लांट्स उग जाते हैं खुद ब खुद से, और ये क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान करते हैं कि ये प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल में उसको खुद से सक करने लग जाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इट स्टार्ट्स कंपीटिंग फॉर द न्यूट्रिशन विद योर क्रॉप, जिससे कि आपके क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है। दूसरा तरीका है, क्योंकि ये खुद इतनी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो दे कवर योर मेन क्रॉप और उनको बढ़ने की जगह नहीं देते। दूसरी चीज़ है, उन तक सनलाइट प्रॉपरली नहीं पहुंचने देते क्योंकि ये उनको शेडी बना देते हैं। सो इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम, गोखरू कहते हैं कॉमन भाषा में इसे। नेक्स्ट इज पार्थीनियम, गाजर घास कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज साइप्रनस रोटंडस, ठीक है, इसे मोठा कहते हैं, ठीक है। दे कम्पीट फॉर फूड एंड स्पेस एंड लाइट। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अब इसलिए इनका हटाना ज़रूरी है। इनका हटाना कैसे ज़रूरी है, या तो हम इनको क्या करेंगे, पकड़ के मैकेनिकली रिमूव कर देंगे, मशीनों की हेल्प से उखाड़ देंगे, या फिर हम कुछ केमिकल्स ऐसे छिड़केंगे इनके ऊपर जिनसे कि ये सिर्फ अनवांटेड प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएं, हमारे एक्चुअल क्रॉप को नुकसान ना हो। ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है। अब तीसरा तरीका ये है हमारे पास, देखो तीसरा तरीका ये है कि हम इनको हर तरीके से इनके उगने को ही रोक दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दूसरा खतरा, बायोटिक खतरा क्या है, वो है इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक, ठीक है। नाउ अब ये इंसेक्ट और पेस्ट दोनों ही तीन तरीके से हमारे प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। पहला होता है ये सीधा क्या करते हैं, उसकी रूट के ऊपर, जड़ के ऊपर हमला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल सैप, जो इतनी भी उसकी पल्प होता है आपका प्लांट का, उसको सोख लेते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, तीसरा तरीका है स्टेम के अंदर छेद कर देते हैं, जिससे कि आपकी क्रॉप की एक तो क्वालिटी ख़राब होती है प्लस उनकी ग्रोथ भी रिटार्ड होती है। अब तीसरा बायोटिक खतरा क्या है, तीसरा बायोटिक खतरा है किसी भी टाइप की डिजीज़ को, हो सकती है बैक्टीरियल, फंगल या वायरसेस के थ्रू, ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए या तो हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम ऑल दीज बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आपने ग्रेन को हार्वेस्ट कर लिया है, उसको जब स्टोर करना है उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स, ठीक है, माइट्स होते हैं जिसको आप सुसरी कहते हो,
ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपके क्रॉप को ख़राब कर सकती हैं। या फिर एबायोटिक फैक्टर्स, इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल, टेम्परेचर एक्सेट्रा भी आपके क्रॉप को ख़राब कर सकता है। अब इस क्रॉप का ख़राब होने का मतलब क्या है, या तो उसकी वेट ख़राब हो जाएगा, क्रॉप का वज़न में गड़बड़ आएगी। नेक्स्ट है उसकी जर्मिनेबिलिटी, यानी कि नया क्रॉप उगने की जो उसकी कैपेबिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर दालें हैं स्पेशली उस केस में उसका डिसकलरेशन हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है दालों का। इन सारी ही वजह से अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो आपका जो क्रॉप उगा है उसकी आपको मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है, विच इज़ अ लॉस फॉर द फार्मर। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ बचाव के तरीके हैं जो हम ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए क्रॉप की, पहले सन में और उसके बाद शेड में। आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मियाँ क्या करती हैं, गेहूँ धोती हैं, ठीक है, उसकी साफ़ सफाई करती हैं, फिर उसको पहले सन में सुखाते हैं, फिर उसे शेड में, छाए वाले एरिया में सुखाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो क्लीनिंग हो जाती है, तो किसी भी टाइप का जो नुकसान है उसके चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हम किसे कहते हैं, यानी कि आप अगर फार्म्स पे देखें तो सिर्फ क्रॉप्स की खेती नहीं होती है, बाकायदा एनिमल्स को भी बहुत बड़े लेवल पे ब्रीड किया जाता है, उनकी भी खेती की जाती है। अब ये बहुत सारे तरीक़ों के लिए होता है। सबसे पहले या तो हम कैटल फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग यानी कि हम गाय भैंसों को पालते हैं, वो दो तरीके की वजह से पालते हैं। सबसे पहले कैटल फार्मिंग में हो जाता है बेटा मिल्च एनिमल्स, यानी कि ऐसे कैटल्स जिनको हम दूध के एक्सट्रैक्शन के लिए, दूध की यील्ड के लिए पालते हैं, उसको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं या डेयरी एनिमल्स कहते हैं। और दूसरे टाइप के एनिमल्स जो हम पालते हैं कैटल के केस में वो होते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स वो होते हैं जो कि फार्म लेबरर्स का काम करते हैं, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। नाउ मिल्क प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि लैक्टेशन पीरियड कैसा है। लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जबकि किसी काफ का जन्म होता है और फिर उसके बाद आपकी जो कैटल है वो मिल्क देना शुरू कर देती है, जब तक कि अगला काफ का जन्म ना होने वाला हो तो, ठीक है। अब इस मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे। अब बहुत सारी डिफरेंट ब्रीड्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो हैं अगर हम फॉरेन ब्रीड्स की बात करें तो वो है जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। और अगर हम लोकल ब्रीड्स की बात करें तो वो है रेड सिंधी और सहीवाल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बीमारियों से इनके अंदर लड़ने की बहुत शक्ति होती है, दे हैव हाई डिजीज़ रेजिस्टेंस। सो क्या करते हैं हम इन दोनों ही ब्रीड्स का इंटरब्रीड क्रिएट करते हैं जिसमें कि दोनों ही क्वालिटी होती है, यानी कि उनका लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेंगी, और दूसरी चीज़ उसमें दे विल बी डिजीज़ रेजिस्टेंट टू, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के अलावा आपने और चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे इन कैटल्स को रखा जा रहा है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग हो, उनका शेल्टर प्रॉपर हो, वहाँ पे प्रॉपर उनको हर तरीके की अच्छी डाइट मिले, अच्छी फीड मिले, जिसकी वजह से उनका मिल्क रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, यानी कि उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो और उनकी बॉडी का प्रॉपर वेट भी मेंटेन रहे। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इन माइंड। नेक्स्ट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग अगेन ये पोल्ट्री फार्मिंग दो टाइप की होती है। पहली पोल्ट्री फार्मिंग होती है जो हमें डोमेस्टिक फाउल चाहिए होता है जो कि एग प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सकता है, एंड नेक्स्ट इज़ चिकन मीट। हमें दूसरा टाइप का क्या चाहिए होता है, पोल्ट्री चिकन के लिए चाहिए होती है। अब जो चीज़ हमें चिकन या मीट के लिए यूज़ होती है दैट इज़ आर नोन एज ब्रॉयलर्स, जिनको आप आम भाषा देसी भाषा में ब्रॉयलर कहते हैं हम लोग, ठीक है। वो ब्रॉयलर्स होते हैं जो कि मीट के लिए यूज़ होते हैं, और लेयर्स जो होती हैं वो एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सो अब क्या कर रहे हैं, जो कॉमन द क्रॉस ब्रीड प्रोग्राम बिटवीन इंडियन, यानी कि इंडियन ब्रीड है असील और फॉरेन ब्रीड है लेगहॉर्न, इनकी ब्रीड तैयार की जाती है जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ब्रीड की जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी एंड नंबर ऑफ चिक्स, यानी कि कितने चिक्स वो दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी है वो दोनों ही इम्प्रूव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, ठीक है। जो ब्रॉयलर पेरेंट होता है जो कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए होते हैं वो डार्फ होने चाहिए, गिट्ठे होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, ये ना हो कि ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये बीमार होकर ख़त्म हो जाए, तो इनमें हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट टॉलरेंस होनी चाहिए। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, नेचुरली अगर इनको मेंटेन करने में ही हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द पोल्ट्री फार्मर्स, तो इनकी लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और
इनका रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि जो एग लेइंग बर्ड्स हैं उनसे बेसिकली हमें एग चाहिए, मीट नहीं चाहिए, तो हमें उनका फीड इस टाइप से बनानी पड़ेगी जाकि उनमें मसल और फैट का कंटेंट कम हो, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन वो एग अच्छी क्वालिटी का दे। सो ये वाली सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है ब्रीडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया है ब्रॉयलर मीन्स जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और लेयर्स जो हैं वो एग्स के लिए होते हैं ना। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड। ब्रॉयलर बनाने के लिए नेचुरली अगर हमें इनको मीट के लिए यूज़ करना है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन एंड हाई फैट कंटेंट होना चाहिए, देन ओनली दे विल गिव अस गुड मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ मीट। तो ब्रॉयलर चिकन्स को किस लिए फीड किया जाता है? विटामिन रिच डाइट दी जाती है ताकि इनका ग्रोथ रेट अच्छा हो और इनकी मॉर्टेलिटी यानी कि इनकी मरने की और इनकी किसी भी टाइप की बीमारियों से हम बचा सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हाउसिंग एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। ठीक है। जो राशन हम ब्रॉयलर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच होता है और उसमें काफ़ी सारा फैट भी हो जाता है, प्लस उसमें जो विटामिन ए और विटामिन के का जो लेवल है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फीडिंग हैबिट ब्रॉयलर्स के लिए, वो दोनों ही चीज़ें हाई होनी चाहिए, यानी कि हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई विटामिन ए एंड हाई विटामिन के रिच फीड जो है वो ब्रॉयलर के लिए यूज़ होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक है। और हमारे इंडिया में बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि कोस्ट लाइन है, यानी कि जो सी के आसपास है, वैसी जगहों पे फिशरीज या फिश प्रोडक्शन एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है बेटा मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज का मतलब होता है मरीन मीन्स सी। अब ये हमारा इसका सोर्स क्या है? देखो, सबसे पहला सोर्स है आपके पास, हमारे पास 7500 किलोमीटर्स लंबी सी कोस्ट लाइन है और डीप सीज है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है? बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं। अब इन वेराइटीज़ का आपको नाम लर्न करना पड़ेगा। क्या है? पॉम्फ्रेट, मैककैरल, टूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं फ़िश की, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिशेज़ हैं जो कि प्रॉन्स हो गए या फिर श्रिम्प्स हो गए, जिसको आप सी फूड के नाम से जानते हो कॉमनली। ठीक है। उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा तीसरी वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हाई वैल्यू है, वो है ऑयस्टर्स। ठीक है। ऑयस्टर्स को ना ही सिर्फ सीवीड की तरह खाने की तरह एक सी फूड की तरह यूज़ किया जाता है, बाकायदा इनको फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्ल्स यानी कि जो मोती बनते हैं उसके लिए भी ऑयस्टर्स की खेती की जाती है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑफ एंड हाई मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट टाइप का है व्हाट इज़ इट? इनलैंड फिशरीज। ठीक है। इनलैंड फिशरीज शुरू करने से पहले बेटा एक टर्म है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है मैरीकल्चर। अब हमने ये बात की कि जो ये मरीन फिशेज़ हैं, यानी कि अब हम इन फिशेज़ को या तो सीधा सीधा पकड़ सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए स्पेशल टाइप का कल्चर डिसाइड करते हैं। कल्चर मतलब वहाँ पे प्रॉपर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसा होगा? प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर फीड होगी जो हम न्यूट्रिशन फ़िश को देना चाहते हैं, और प्रॉपर सीड होगा। अगर इस टाइप का हमने कल्चर प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, कहाँ पे? सी वाटर में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईल्ड हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन हो जाता है फ़िश का। इस टाइप की प्रैक्टिस को हम मैरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनलैंड फिशरीज़। इनलैंड फिशरीज़ का मतलब होता है जो कि हमारी फ्रेश वाटर होती हैं या ब्रैकिश वाटर होती है। पहली बात, फ्रेश वाटर आप सबको पता है जिसमें कि नमक नहीं होता है, यानी कि कनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स जो हैं हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो गए फिशिंग के। नेक्स्ट इज़ ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर बेटा वो वाटर होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर भी मिक्स हो रहा होता है, किसके साथ? सॉल्ट वाटर के साथ, यानी कि जो आपका सी वाटर है उसके साथ आपका फ्रेश वाटर मिक्स हो रहा है। ये वाले एरियाज़ होते हैं एस्चुरीज़ या लगून्स। बेसिकली आप जानते हो कि हर नदी जो है अल्टीमेटली वो एक बड़े लेवल पे जाके सी में जाके मर्ज हो जाती है। वो जो मर्जिंग पॉइंट होता है उसको ब्रैकिश एरिया कहते हैं, और ये बहुत अच्छा रिजर्वायर है फिशेस के लिए। ठीक है ना। फिश कल्चर भी एक और प्रैक्टिस है विच इज़ नोन एज फिश कल्चर, या इसे एक्वा कल्चर कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? बेसिकली कॉम्पोजिट फिशिंग करते हैं। कॉम्पोजिट फिशिंग का मतलब ये है हम एक ही टाइप के कल्चर में बहुत सारी डिफरेंट 4 या 5 वैरायटी की फ़िशेज़ डाल देते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की। अब ये ध्यान रखना है कि जो अलग अलग हमने फ़िशेज़ यूज़ करी हैं, इनकी जो फीडिंग हैबिट है वो अलग अलग हो।
ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के साथ खाने को लेकर कॉम्पिटिशन ना करें। तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आप लर्न करना है आपने। जैसे कि कैटलास एक फ़िश है जो कि सरफेस फीडर है। सरफेस फीडर का मतलब जो पानी के ऊपर ऊपर खाना है उसको यूज़ करती है। नेक्स्ट इज़ रोहू जो है वो मिडल जोन फीडर है, यानी कि जो पॉन्ड का मिडल एरिया होगा उस पर फीड करेगी। मेरीगल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स, ठीक है। ये दो वेराइटीज़ ऐसी हैं जो कि बॉटम पे जो खाना अवेलेबल होगा उस पर पॉन्ड बेड पे वो यूज़ करेंगी। ग्रास कार्प्स फीड ऑन वीड्स, ठीक है। अब ये सारी की सारी फिशेस को जब हम एक ही टैंक में डाल देंगे तो नेचुरली क्या करेंगे, एक तो ये खाने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे क्योंकि सबकी फीडिंग हैबिट अलग अलग है। प्लस ये पॉन्ड के सारे एरिया का जो खाना है वो प्रॉपरली हर यूनिफॉर्मली यूटिलाइज कर लेंगी। अब ये एक तरीका तो बहुत अच्छा है कि हाई यील्ड फिश मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जितनी भी हमने यूज़ की हैं यहाँ पे स्पीशीज़, ये सारी की सारी सिर्फ मानसून के टाइम पे ही ब्रीडिंग करती हैं, ठीक है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या हो गया है, आजकल हार्मोनल स्टिमुलेशंस कर दिए गए हैं, इनको हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि ये ऑल ईयर अराउंड उस टाइप की ब्रीडिंग कर सके। सो दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ फिशरीज। नेक्स्ट इज़ बी कीपिंग। बी कीपिंग यू नो आपने देखा है हमारे एरिया में कॉमनली बीज को बाकायदा पाला जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का एडिशनल इनकम का सोर्स है कि फार्मर्स अपनी नॉर्मल खेती तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बी हाइव्स भी लगा रहे हैं। अब क्यों लगा रहे हैं, देखो हमें पता है बीज से हमें हनी मिलता है और बी वैक्स मिलता है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाई मार्केट वैल्यू की चीज़ें हैं क्योंकि दोनों के ही कमर्शियल यूजेस तो हैं ही हैं, प्लस इनके फार्मास्यूटिकल यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत सारी मेडिसिन में भी यूटिलाइज हो रहे हैं। सो दैट्स वाई इट हैज़ बिकम अ गुड एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, ठीक है। अब ये क्या है, हमें यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ देखनी है, ठीक है। वो वेराइटीज़ क्या है, एक तो लोकल इंडियन बी है, उसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है। ये इंडियन बी कहलाती है। नेक्स्ट इज ए डॉर्सेटा, ए स्टैंड्स फॉर एपिस, ए डॉर्सेटा, ठीक है, ये रॉक बी कहलाती है। नेक्स्ट इज ए फ्लोरे, दिस इज द लेस लिटिल बी। इसके अलावा एक इटालियन बी वैरायटी है जिसका नाम है ए मेलिफेरा, इसको भी लाया गया है हाई यील्ड हनी के लिए। क्यों, इस वैरायटी की बहुत सारी खासियत हैं। सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये इसकी नेक्टर कलेक्शन, यानी कि नेक्टर होता है फ्लावर्स का जूस जो कि यह बीज कलेक्ट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सो दे हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। ये दे स्टिंग समवॉट लेस, ये कम डंक मारती हैं, काटती कम है। दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जिस बी हाइव में इनको रखा जाता है उसमें बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं और बहुत अच्छा ब्रीड करती हैं, ठीक है। दे आर यूज इन द एपेरिजीज, ठीक है, और इनको एपेरीज में या बी फार्म्स में हम इनको इस्टेब्लिश करते हैं और इनकी से हाई यील्ड मिलती है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हनी किस क्वालिटी का होगा, ये डिपेंड कर देगा कि बीज किस टाइप के क्वालिटी के फ्लावर्स के ऊपर फीड कर रही हैं। हनी का टेस्ट भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स विल बी अवेलेबल इन द लोकेशन, उतना ही ज़्यादा हनी अच्छी क्वालिटी का होगा और उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। So I hope you understood this chapter. We have already done this chapter in the live class. This is a quick revision for all of you. Take care.